कहानी स्टार्ट होती है और हम जोसेफ को देखते हैं। अब गुरु इसकी लंगड़ी चाल देखकर ये मत समझना कि इसका गारमेंट देने का बिजनेस है। दरअसल बचपन में इसकी राइट लेग के लोमड़े लग जाते हैं, जिसके बाद से बस अब इसकी 2 टांगे ही काम करती हैं। जोसेफ एक टीचर होता है और आज वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि इस सेशन के खत्म होने के बाद स्कूल सिटी में शिफ्ट हो जाएगा। तभी वहां पर एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम कैथरीन होता है और उसके रसीले संतरों को देख करके क्लास के लौंडों का दिल बहकने लग जाता है। जोसेफ ने स्कूल में ही अपनी एक आइटम भी सेट कर रखी होती है जिसका नाम रोजी था और वो हमेशा से ही उसकी रोजी के साथ रोज रोज खेलना चाहता था, पर फिलहाल खेलना तो छोड़ो, उसे सीधा नमक लगा के चाटने को भी नहीं मिली है। रोजी उससे पूछ रही होती है कि जब स्कूल सिटी में शिफ्ट हो जाएगा तो तुम करोगे क्या। जोसेफ की भी ये सोच सोच करके फटके फ्लावर हो रखी थी, क्योंकि उससे भी झामट अंदाजा नहीं था कि वो स्कूल बंद होने के बाद उखाड़ेगा क्या। रोजी उससे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे फार्म हाउस पे गार्डनिंग का काम कर सकते हो। जोसेफ ये सुन करके बहुत खुश होता है और उसके नाम की मुट्ठी चालन करने के लिए वहां से उठ के चला जाता है। छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि जोसेफ के पास एक खाली जगह होती है जहाँ पर वो दूसरों के जानवरों को रखा करता था। इसलिए आज कैथरीन अपने फादर के साथ अपने घोड़े को, मतलब उसका घोड़ा नहीं, जानवर वाला घोड़ा, उसको रखने के लिए जोसेफ के पास आई हुई होती है। पर तभी अचानक से उसे घोड़े की सवारी करने का मन हो जाता है। अब कौन से घोड़े की सवारी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो वो उस काले घोड़े को लेकर के वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद उसके फादर भी वहां से चले जाते हैं और जब कैथरीन लौट कर आती है तो वहां पर जोसेफ अकेला होता है। कैथरीन उससे पूछती है क्या मैं यहाँ पर रोज आ सकती हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर जोसेफ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा ही घोड़ा है, जब भी मन हो आओ, खूब खेलो और फिर चली जाओ। अगले दिन जोसेफ जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैथरीन ऑलरेडी वहां पर लेटी हुई होती है और जोसेफ को देख करके वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लग जाती है। उसके दोनों पहाड़ियों के बीच बनी धारी को देख करके जोसेफ का नो टाइट हो जाता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होने लगता है और वहां से निकल जाता है। पर तभी रास्ते में उसे ध्यान आता है कि पूरी जवानी तो उसने मुट्ठी चालन करते ही निकाल दी और अब बुढ़ापे में उसे रोजी मिली है जो उसे देती भी नहीं है। इसलिए किस्मत ने उसे ये चांस दिया है, अगर ये भी उसने गवा दिया तो उसे अपना नूही कटवा देना चाहिए। ये सोचकर वो मोटिवेटेड हो जाता है और वापस चला जाता है कैथरीन के पास, जिसके बाद वो उसकी टांगे उठा के उसको खूब पेलता है। कैथरीन को भी अपनी पिलाई में बहुत मजा आ रहा था और वो जोसेफ को रगड़ रगड़ के निचोड़ लेती है। अगले दिन जोसेफ को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि स्कूल सिटी में शिफ्ट हो रहा था। इसके साथ साथ उसकी माँ की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिन चीजों से जोसेफ काफी परेशान हो जाता है। अब गुरु तुम्हारे और हमारे जैसा लौंडा अगर किसी चीज से परेशान है तो उसका सोल्यूशन निकालेगा, पर हॉलीवुड वाले हैं, इनकी परेशानी थोड़ी दूसरी टाइप की होती है, इसलिए इनको परेशानी में सिर्फ खुदाई याद आती है। तभी जोसेफ जैसे ही अपने जानवरों को रखने वाली जगह पर पहुंचता है, वहां पर कैथरीन ऑलरेडी घोड़ी बनी बैठी थी, जिसे देखकर जोसेफ अपना घोड़ा निकाल लेता है और उसके पीछे से सवारी करना स्टार्ट कर देता है। वो कैथरीन को खूब उछाल उछाल के पेलता है, जिससे कैथरीन उसे बहुत पसंद करने लगती है और अब हर रोज ही वो जोसेफ के पास अपने गड्ढों की खुदाई करवाने के लिए आती रहती है। जोसेफ को भी इसमें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि पूरी जवानी उसने कभी भी किसी की खुदाई नहीं की थी और अब इतने सालों के बाद उसके नुनू का सदुपयोग करने के लिए उसे फाइनली कोई मिल गया था, जिससे वो जमकर अपना मंजन कराता है। एक दिन जोसेफ की मॉम जोसेफ को सजेस्ट करती है कि उसे रोजी से शादी कर लेनी चाहिए, पर जोसेफ उनसे बोलता है कि दिन भर तो मैं बस मुट्ठी चालन ही करता रहता हूँ, ऐसे में कमाई दवाई तो कुछ है नहीं, उसको ले भी आऊंगा तो क्या सिर्फ वो मेरा नुक आएगी, खाने के लिए खाना भी तो होना चाहिए। अगले दिन क्लास में वो सभी स्टूडेंट को पोएट्री लिखने के लिए बोलता है, जिसमें सभी लोग अपनी पोएट्री सबमिट करते हैं। पर कैथरीन ने कोई पोएट्री नहीं लिखी थी, बल्कि उसने पेपर में लिखा हुआ था कि ये सब बकचोदी छोड़ो, चुपचाप मेरे खेतों की जुताई करो क्योंकि वहां का पानी लीक हो रहा है। ये सुनकर जोसेफ खुश हो जाता है और उसे कार में बिठा करके अपने उसी कोपचे वाले अड्डे पे ले आता है। एक दिन जोसेफ ने अपनी मॉम की तबीयत को दिखाने के लिए उनके मॉम के डॉक्टर को बुलाया हुआ होता है, पर इतने में ही कैथरीन वहां पर पहुंच जाती है, जो जोसेफ को नंगा करके उसका नुन्नू चूसने लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली इतने में ही डॉक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है, जो उसे अपना मंजन कराते हुए देख लेता है और ये देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो जोसेफ को समझाते हुए कहता है कि बाबू देखो, इस उम्र में तुम्हारा मंजन कराना तुम्हारे लोमड़े लगवा सकता है और तुमने वो लड़की देखी है, तुमसे आधी उम्र की है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना ही अपने ही न ले लो। पर जोसेफ उससे कहता है कि डॉक्टर साहब इतनी उम्र में अपना ही तो पलटा पलटा कर ले रहा था, अब जाकर फाइनली किसी की लेने की मिली है तो अब प्लीज उंगली मत करो। जवानी के असली वजह जवानी में तो मिले नहीं, कम से कम बुढ़ापे में ही परम सुख का चरम आनंद ले लेने दो।
तुम्हारी ज्ञान भरी बकचोदी देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि शायद तुम्हारी बीवी अब तुम्हें देती नहीं है, इस वजह से तुम्हें दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। एक रात जोसेफ बहुत भरा बैठा होता है और उसका ठुकाई करने का बहुत मन हो रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास दो बंदियां होने के बावजूद भी उसे हाथों से हिलाना पड़ रहा था। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो रोजी के घर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि रोजी, तुम मुझे क्यों नहीं देती हो अपनी चिलगोजी? बस तुमने मेरा चूमतिया काटने के लिए ही मुझे अपना बाबू बना रखा है, वरना अपनी चूमत तो तुमने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखी है। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी झुका झुका के लूं, पर एक तुम हो कि अपनी सोनी गुफा को सोने का खान समझती हो। ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना छोटा चोर उसके अंदर भेज दिया तो वो तुम्हारा सारा सोना ही लूट लेगा। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी याद में ही इतना पतला हो रखा हूँ, दिन रात तुम्हें ही याद करता हूँ। तुम्हें याद कर करके घर की रंगीन दीवारों को सफेद कर दिया है। इतनी वॉल पुट्टी दिन भर की प्रोड्यूस करता हूँ कि कभी कभी तो लगने लगता है कि खुद की वॉल पुट्टी की कंपनी न खोल दूं। पर एक तुम हो कि तुम्हें मेरे हाथों की गायब होती हुई रेखा दिखाई ही नहीं देती। कभी तुमने सोच कर नहीं देखा कि हाथों की रेखा गायब होकर छप कहाँ रही है? एक बार पैंट खोल के चेक कर लो, सारी रेखाएं तुम्हें वहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसेफ रोजी को उसके 18 साल की उम्र से ही देखकर हिला रहा होता है, पर जोसेफ ठहरे मुठियाबाज आदमी, काम धंधा इनसे होता नहीं। दिन भर बस www.tapatap.com की टपाटप गर्मा गर्म पिलाई वाली वीडियोस देखा करते थे। इस वजह से ये कभी रोजी से शादी कर ही नहीं पाए, पर किस्मत ने इन्हें एक बार फिर से चांस दिया। जिससे रोजी की शादी हुई थी वो एक वॉर में गया और वापस कभी लौटकर आया ही नहीं, जिसके बाद से रोजी ने उसे अपना बाबू बना लिया और तब से जोसेफ बस रोजी को देख देख करके हिला ही रहे हैं, आज तक उसको नहीं हिला पाए। आज जोसेफ चूमत का इतना बड़ा प्यासा हो जाता है कि वो तो आंसू ही फेंक देता है, जिससे देखकर रोजी को तरस आ जाता है और वो अपनी पैटी उतारकर टांगे हवा में उठा देती है, जिससे जोसेफ को भी सिग्नल मिल गया और वो अपना एंटीना निकालकर सीधा उसकी सुरंग में घुसा देता है। इसके बाद वो उसे दबा दबा के पेलता है। रोजी की भी बहुत दिनों के बाद ऐसी गहरी ठुकाई हो रही थी, जिससे रोजी चरम सुख के परम आनंद में पहुंच जाती है। अगले दिन अचानक से जोसेफ की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके लिए बहुत सारे लेटर्स उसके घर पर आए हुए थे। तो रोजी एक एक करके सभी के रिप्लाई देने लगती है। तभी उसे कैथरीन का लेटर भी मिल जाता है और रोजी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिससे उसकी नीचे वाली गुफा में आग लग जाती है और वो गुस्से में जोसेफ के पास पहुंचती है और उसे धर गरियाने लगती है। अब तक जोसेफ की भी फटके फ्लावर हो चुकी थी, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे ठुकाई करने का बहुत मन कर रहा था। बचपन से वो बस हिलाता ही आया है, कभी उसने चुमन को करीब से देखा ही नहीं था। इवन उसे तो ऐसा लगने लगा था कि चुमन जैसी कोई चीज दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती है। पर जब पहली बार कैथरीन ने उसे अपनी गहरी गुफा के दर्शन कराए तो वो तो उसकी गहरी गुफा में इस तरह से उतर गया कि उसको कभी बाहर आने का मन ही नहीं किया। और कैथरीन की लेने के लिए उसे इतना तेल भी नहीं लगाना पड़ा था जितना तेल उसे रोजी की ढीली बर्फी चाटने के लिए लगाना पड़ा था। कैथरीन इस बात से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। धीरे धीरे ये बात आसपास सभी लोगों को पता चल जाती है और उसी रात जोसेफ से मिलने के लिए कैथरीन के फादर आते हैं। जोसेफ की फटी पड़ी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा उसके पिछवाड़े में बंदूक डाल के गोली मुंह से न निकाल दे। पर यहाँ पर अंकल जी तो बड़े डिसेंट तरह से बात करते हैं और बताते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है जोसेफ, मेरी बिटिया ही हवस की पुजारन है। बहन की लोमड़ी को मैंने इतना समझाया है, पर पता नहीं उसका नु प्रेम किस लेवल का है। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहां पर भी वो किसी बुड्ढे का ढीला लॉलीपॉप चाटा करती थी, इस वजह से हमें वहां से शिफ्ट होकर यहाँ आना पड़ा। पर ये बहन की लोमड़ी हर जगह नाक कटवा ही देती है। इसकी गुलाबी गुफा खुद खुद करके गहरी हो गई है, पर इसकी गहरी गुफा की गहरी गर्मी अभी तक शांत नहीं हुई। उसी रात कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए उसके घर आती है और उससे कहती है कि बाबू तुम मुझसे शादी कर लो। जोसेफ की ऑलरेडी फटी पड़ी है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि देखो जिस तरह से मैंने तुम्हारी खुदाई कर दी है उतना ही बहुत है, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारी शादी भी हो सकती है तो शायद तुम सूखे गांजे के नशे में हो। एक बार अपनी नीचे वाली आंख से देखना बंद करो और ऊपर वाली आंख से देखो। हमारे तुम्हारे बीच कितना एज डिफरेंस है। एज डिफरेंस की घमंड में लात मारो। तुम सीधा सीधा ये देखो, तुम्हारी ठुकाई तो मैं बस अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जवानी में किसी को पेला नहीं था, लेकिन तुम मेरा एंटीना देखो अभी ही ढीला पड़ा हुआ है। 1-2 साल के बाद तो ये उठना भी बंद हो जाएगा, इसके बाद तुम किसी और का नुचूस होगी। ये बात सुनकर कैथरीन की फट जाती है कि जोसेफ उसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं पेल पाएगा, इसलिए वो भी शादी का प्लान कैंसिल कर देती है और गुस्से में जोसेफ के उस एनिमल रखने वाली जगह को आग लगा देती है। क्योंकि कैथरीन को जोसेफ का घोड़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपने घोड़े को भी जिंदा जला देती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जोसेफ अपने कुछ पुरानी वाइन के कलेक्शन को बेच देता है और कुछ पैसे इकट्ठा करके एक सरसों के तेल की लंबी बोतल लेता है और सीधा चला जाता है रोजी के पास और उसे मनाने के लिए
लिए उसकी कमर में तेल लगाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।